Hey everybody, welcome to Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with the key to success in chemistry. Students, this is our lecture number 5 from Chemical Kinetics, and in today's video session we are going to discuss a very important factor that controls the rate of reaction, and that is concentration of reactants. But before we actually start with this factor, before we actually start with today's session, मैं आपको एक बार क्विकली रिकॉल करवाता हूं कि अब तक के प्रीवियस 4 वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए, आप सब लोगों को पता है कि हमारा प्रेजेंटली जो सीरीज चल रही है दैट इज बेस्ड अपॉन केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड व्हाट आर वी एक्चुअली सपोज्ड टू स्टडी विद इन दिस चैप्टर। तो याद रखिएगा बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द रेट्स ऑफ रिएक्शन and the mechanism by which those reaction rates occur. Chemical kinetics केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रेट्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हम ये फाइंड आउट करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन टर्म का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट कंट्रोल्स द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट्स आर देयर। आपको याद होगा मैंने 2 टाइप के रेट्स के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाया आपको, द एवरेज रेट एंड द इंस्टेंटेनियस रेट। आई ऑल्सो टोल्ड यू कि ये एवरेज रेट कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे एक्सप्रेस करा जाता है। हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में भी 4 फैक्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। आई टोल्ड यू कि देयर आर इन ऑल 6 फैक्टर्स दैट एक्चुअली कंट्रोल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। उन 6 फैक्टर्स में से 4 फैक्टर्स हमें थ्योरेटिकली डिस्कस करने थे, उनमें कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं था, कोई डेरिवेशन नहीं थी। वो 4 फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स थे जिनका हमें एक ब्रीफ थ्योरेटिकल डिस्कशन करना था। आपको एक बार फिर रिकॉल करवाता हूं, हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट डिस्कस कर चुके हैं, फिर हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी डिस्कस करा था, फिर एक फैक्टर हमने डिस्कस करा था सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, और लास्टली हमने डिस्कस करा था प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। सो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दोज 4 ब्रीफ थ्योरेटिकल फैक्टर्स, आज के इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं with the discussion of 2 very important detailed mathematical factors, concentration and temperature. Concentration अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, सो concentration of reactant आज के इस सिंगल लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट हमें आगे के 1-2 लेक्चर्स में भी concentration टर्म को ही डिस्कस करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद आवर लास्ट फैक्टर टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं concentration of reactants, concentration of reactants, और हम ये समझेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन concentration of reactant पे कैसे डिपेंड करता है और क्यों डिपेंड करता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आप सब लोगों को मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्शन में ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर एक्सट्रीमली नेसेसरी। किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि रिएक्टेंट एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे से इंटरैक्ट करें, एक दूसरे से टकराएं, और जितना ज्यादा जल्दी रिएक्टेंट एक दूसरे से टकराएंगे प्रोडक्ट भी उतना जल्दी बनेगा। आई होप यू माइट बी रिमेंबरिंग दिस एग्जांपल जो मैंने इस पेन के रेस्पेक्ट में दिया था। आपको बताया था ये जो पूरा पेन आपको पूरा मार्कर दिख रहा है, ये हमारा एक प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट बना है इन 2 रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से। ये एक पेन है बिना कैप का और ये उसकी कैप है। ये 2 रिएक्टेंट हैं, और अगर हम चाहते हैं इन दोनों रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से वो पूरा पेन बन जाए तो हमें इन 2 रिएक्टेंट को एक दूसरे के पास लाना पड़ेगा, और जब हम इन दोनों रिएक्टेंट को एक दूसरे के पास लाएंगे तभी प्रोडक्ट बन पाएगा। तो ये तो फैक्ट है ना, आप मानते हैं ना कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट द रिएक्टेंट नीड टू कम क्लोज टू वन अनदर, रिएक्टेंट नीड टू कोलाइड टू वन अनदर, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट का कोलिजन करना बहुत जरूरी है, किसी भी रिएक्शन में ऐसा होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर एक्सट्रीमली नेसेसरी। तो अगर आप मानते हैं कि प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट का कोलिजन बहुत जरूरी है, तो फिर तो आप ये भी एडमिट करेंगे ना स्टूडेंट्स कि रिएक्टेंट जितना जल्दी कोलाइड करेंगे प्रोडक्ट भी उतना जल्दी बनेगा। तो अगर रिएक्टेंट जल्दी कोलाइड करेंगे और तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, तो व्हाट डज इट इंप्लाई, रिएक्टेंट कब जल्दी कोलाइड करेंगे? रिएक्टेंट तो तब जल्दी कोलाइड करेंगे जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बीकर के अंदर ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी अगर हम बोलें, तो जितने ज्यादा मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे उतना ज्यादा सॉल्यूशन के अंदर कंजेशन होगा, उतनी ज्यादा क्राउडिंग होगी, और उतना ज्यादा चीजें एक दूसरे से टकराएंगी।
तो क्या आप ये मानते हैं कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मान लीजिए हमने रिएक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं करा, स्टार्टिंग में हमारे पास हमारे हाथ में सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं, अभी प्रोडक्ट बनने शुरू ही नहीं हुए, और जब स्टार्टिंग में एट t इज इक्वल टू 0 हमारे हाथ में सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन 100% होती है, और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन 100% होने की वजह से एज सून वी स्टार्ट द रिएक्शन, तो कंसेंट्रेशन मैक्सिमम होने की वजह से कोलिजन्स भी बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, और रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन्स अगर बहुत जल्दी जल्दी होते हैं तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट भी बहुत जल्दी जल्दी बनता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग में बहुत फास्ट होता है। तो आप ये मानते हैं ना कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो फिर रिएक्टेंट जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, और रिएक्टेंट जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट भी जल्दी जल्दी बनेगा। तो ये फैक्ट है, ये याद रखिएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। एक बार फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए होता है क्योंकि जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो उनके बीच में कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, और कोलिजन्स बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक जनरलाइज्ड रिएक्शन कंसिडर करें, A प्लस बी गिव्स C, तो इस रिएक्शन में C इज द प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट C A और B के कॉम्बिनेशन से इनके कोलिजन्स की वजह से बना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एज वेल एज टू द कंसंट्रेशन ऑफ B। एंड आई होप यू माइट बी रिमेंबरिंग दैट कि स्क्वायर ब्रैकेट में हम कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट A लिखा है तो मतलब मैं कंसंट्रेशन ऑफ A की बात कर रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट B मतलब कंसंट्रेशन ऑफ B। तो याद रखिएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, बिकॉज with the rise in concentration the collision between the reactants will increase, और जितने ज्यादा collisions पर यूनिट टाइम होंगे प्रोडक्ट भी उतना जल्दी जल्दी बनेगा। तो किसी भी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट ये उतना सिंपल भी नहीं है जितना सिंपल इट सीम्स टू बी। देखिए, मान लीजिए एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, A gives B, तो एज पर द कॉन्सेप्ट जो हमने अभी समझा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, क्योंकि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ ए होगी उतना ज्यादा ए आपस में टकराएंगे और उतना जल्दी जल्दी बी बनेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सब लोग अपने माइंड में ये एनालाइज करो कि डू यू एक्चुअली ऑल नो द प्रॉपर मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? क्या आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग मालूम है? देखिए, डेफिनेटली मालूम होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से एक कंफ्यूजन होता है, एक मिसकंसेप्शन होता है माइंड में, तो वो मिसकंसेप्शन मैं आपको क्लियर कर दूं। एंड नोट करिएगा, क्या वो मिसकंसेप्शन आपको भी था? देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या यह मतलब होता है कि अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करा तो रेट भी डबल हो गया? सब लोग बताइए स्टूडेंट्स, इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? अगर मैं किसी कंसंट्रेशन में, किसी रिलेशनशिप में राइट हैंड साइड को डबल करता हूं और मैं देखता हूं कि राइट हैंड साइड को डबल करने पे लेफ्ट हैंड साइड भी डबल हो जाती है, तो डज इट इंप्लाई कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डेफिनेटली दिस इंप्लाइज। और इसी तरह से अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को ट्रिपल करता हूं और रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल हो जाता है, तो यह भी इंप्लाई करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता स्टूडेंट्स। अब आप एक और वेरिएशन देखिए, अगर मैं किसी रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करता हूं लेकिन मैं देखता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन 5 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स, मैंने इसको 2 टाइम्स बढ़ाया, डबल कर दिया, रेट 5 टाइम्स बढ़ गया, क्या यह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यहां पे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना आप इसे बढ़ाओगे उतना ही ये भी बढ़ेगा। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन सिर्फ वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह होता है कि अगर आप राइट हैंड साइड को बढ़ाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ेगी। जरूरी नहीं है कि वो उतना ही बढ़े, वो कितना भी बढ़े, लेकिन वो बढ़ेगी। इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन द राइट हैंड साइड, देयर वुड बी डेफिनेटली सम इंक्रीज इन द लेफ्ट हैंड साइड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इवन ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी रिएक्शन में आप कंसंट्रेशन ऑफ ए को 5 टाइम्स कर दो और आप देखो रेट ऑफ रिएक्शन 20 टाइम्स हो गया, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बेसिकली मीनिंग होता है एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज का बढ़ना। तो हम ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रेट भी बढ़ेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, ये तो ठीक है क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोलिजन्स बढ़ रहे हैं, कोलिजन्स बढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बन रहे हैं। लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि कंसंट्रेशन को कितना टाइम्स बढ़ाने से रेट कितना टाइम्स बढ़ेगा? क्या कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल ही होता है, या कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ट्रिपल होता है, या कंसंट्रेशन को डबल करने से ये रेट 5 टाइम्स हो जाता है? वो कैसे पता चलेगा? एक तो हमें ये वेरिएशन पता लगाना है, और दूसरा वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट कि क्या ये वेरिएशन हर रिएक्शन में एक जैसा ही होगा। अगर किसी एक रिएक्शन में कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ट्रिपल हो गया, तो क्या हर रिएक्शन में कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ट्रिपल होगा? और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हर वेरिएशन अलग अलग होगा, हर रिएक्शन का वेरिएशन अलग अलग होगा, तो फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो वेरिएशन हमें पता कैसे लगेगा? अभी तो इसका मतलब हमें एक इनकम्प्लीट चीज पता लगी है, एक अधूरी बात पता लगी है। अभी तो हमें सिर्फ यह पता लगा कि कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट बढ़ता है, क्योंकि कंसंट्रेशन को बढ़ाने से कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हमें यह भी पता चल जाएगा ना कि कंसंट्रेशन को कितना बढ़ाने से रेट कितना बढ़ता है, तब हम कहेंगे हमें कंसंट्रेशन वाला फैक्टर पूरा समझ में आ गया। तो अब हमें यह भी समझना है कि हाउ टू एनालाइज, हाउ टू एस्टैब्लिश एंड कैलकुलेट कि ऑन हाउ मच इंक्रीज इन कंसंट्रेशन देयर विल बी हाउ मच इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। कितनी टाइम्स कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, हमें यह फाइंड आउट करना है, यह सीखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लेट मी शो यू 3 रिलेशनशिप्स बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सेम। मान लीजिए हमने किसी रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली एनालाइज करा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, कंसंट्रेशन की पावर 1। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है? ये इंप्लाई कर रहा है कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रेट भी इंक्रीज होगा, लेकिन कंसंट्रेशन को जितना इंक्रीज करोगे रेट भी उतना ही इंक्रीज होगा। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब कंसंट्रेशन की पावर 1 होती है तो ये लीनियर वेरिएशन होता है, जितना टाइम्स आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे उतना ही टाइम्स रेट भी बढ़ेगा। अगर आप कंसंट्रेशन को डबल करते हो 2a तो रेट भी ट्वाइस हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन को मैं 3 टाइम्स ए करता हूं तो रेट भी 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा इफ द पावर इज 1। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर हमने एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग के थ्रू ये पता लगाया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 2। अब यहां पे भी ये तो दिख रहा है कि कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, लेकिन कंसंट्रेशन को कितना बढ़ाने से रेट कितना बढ़ेगा वो इस एक्सपोनेंट से एनालाइज करा जाएगा। देखिए, अगर मैं इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर देता हूं, 2a बना देता हूं, तो 2 का स्क्वायर विल बिकम 4, इट इंप्लाइज रेट 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसी तरह से आप इमेजिन कीजिए कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को ट्रिपल कर देता हूं तो 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब रेट 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो आपने एक चीज नोट करी स्टूडेंट्स कि कंसंट्रेशन को कितना बढ़ाने से रेट कितना टाइम्स बढ़ेगा, ये आप एनालाइज कर पाओगे प्रोवाइडेड आपको ये एक्सपोनेंट, ये पावर पता चल जाए। अब एक बार और देखिए, अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन के लिए हमने एक्सपेरिमेंटली ये पता लगाया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 3। अब इस केस में कोई आपसे पूछ ले हाउ मेनी टाइम्स विल द रिएक्शन रेट इंक्रीज, हाउ मेनी टाइम्स विल द रिएक्शन रेट इंक्रीज इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ए को ट्रिपल कर दें तो रिएक्शन रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? तो आप देखिए, अगर मैं रिएक्शन को ट्रिपल कर देता हूं, कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर देता हूं, तो 3 का क्यूब 27 और 3 का क्यूब 27 का मतलब है रेट 27 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल। आपने पहले तो यह समझा कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली रिलेटेड क्यों होता है। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली रिलेटेड इसलिए होता है क्योंकि जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, और जब जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट भी जल्दी जल्दी बनेगा। सो दैट्स व्हाई वी से कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कंसंट्रेशन को बढ़ाने से। फिर हमारे सामने ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये कैसे पता लगाएंगे कि कंसंट्रेशन को कितना बढ़ाने से रेट कितना बढ़ेगा। तो वो पता लगाने के लिए आप पावर पता लगा लो। अगर हर कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में आप उसकी पावर, उसका एक्सपोनेंट पता लगा लो, तो आप ये भी एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाओगे कि रेट कितना टाइम्स बढ़ेगा कंसंट्रेशंस को कितना टाइम बढ़ाने से। इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल,
कोई रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट हैं, A प्लस B गिव C। इस रिएक्शन के लिए हमने पता लगाया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 एंड B की पावर 2। हमने एक्सपेरिमेंटली एनालाइज करा कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2 पे डिपेंड करता है। और ऐसे में कोई आपसे पूछ ले हाउ मेनी टाइम्स विल द रिएक्शन रेट ग्रो, हाउ मेनी टाइम्स विल द रिएक्शन रेट इंक्रीज इफ बोथ A एंड B आर डबल्ड। अगर हम A और B दोनों को डबल कर दें तो रेट कितने टाइम्स बढ़ेगा? तो आप देखिए, मैं A को भी डबल कर देता हूं 2A, B को भी डबल कर देता हूं 2B। तो आप देखिए 2 की पावर 1 इज स्टिल 2 और 2 की पावर 2 बिकम्स 4। इसका मतलब रेट 8 टाइम्स हो जाएगा। So the rate will become 8 times when the concentration of both A and B are doubled. So one thing is clear students कि ये तो फैक्ट है कि किसी भी रिएक्शन में रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली रिलेटेड होता है, लेकिन एग्जैक्ट वेरिएशन ऑफ रेट विथ कंसंट्रेशन तभी पता लग पाएगा जब आपको हर कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में उसका एक्सपोनेंट, उसकी पावर पता लग जाए। अगर पावर पता लग जाए तो हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे कि कंसंट्रेशन को कितना बढ़ाने से रेट कितना बढ़ेगा। और क्योंकि ये वेरिएशन हर रिएक्शन में अलग अलग होता है, जरूरी नहीं है कि इस रिएक्शन में A की पावर 1 और B की पावर 2 आ रही है तो हर रिएक्शन में ऐसा ही पावर आए। तो क्योंकि ये पावर, ये एक्सपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन हर रिएक्शन में अलग अलग होते हैं, तो अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू एस्टिमेट दीज पावर्स। ये पावर कैसे पता लगाई जाए, इन पावर की वैल्यू कैसे पता लगाई जाए। तो देखिए, इन पावर की वैल्यू कैसे पता लगती है, इसके रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा था, बाय द नेम लॉ ऑफ मास एक्शन। हमने ये पढ़ा था क्लास 11th में, लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो हमने पढ़ा था क्लास 11th में, वेदर इट इज स्टिल एप्लीकेबल, क्या हम इसे अप्लाई करेंगे या ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था, या ये कह लीजिए कि इस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थी। तो देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई रिएक्शन आपको दे रखा है A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, तो आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट। अगर एक बैलेंस इक्वेशन में A का कोएफिशिएंट स्मॉल a है तो A की पावर में वो स्मॉल a जाएगा, और B का कोएफिशिएंट स्मॉल b है तो B की पावर में स्मॉल b जाएगा। तो ये थी लॉ ऑफ मास एक्शन। एज पर द लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ा था कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट इन द गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अगर ये लॉ ऑफ मास एक्शन सही है, अगर ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमें क्लास 11 पे पढ़ाई गई थी, इट इज वैलिड एंड इट इज एप्लीकेबल ओवर ऑल द रिएक्शन, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो हमारे सामने कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दी जाए, हम उसमें देख के बता सकते हैं कि इसका कोएफिशिएंट इसकी पावर में लगा दो, B का कोएफिशिएंट B की पावर में लगा दो, एंड वंस यू नो द पावर, फिर तो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया को अगर हम डिकम्पोज करते हैं हीट करके, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया को हीट करोगे तो N2 + 3H2 मिलेगा। अब एज पर दिस लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 2, और अगर क्योंकि यहां पे अमोनिया का कोएफिशिएंट 2 है तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से अमोनिया के पावर में 2 लगा दिया। और ये इस एक्सप्रेशन के हिसाब से रेट कैसे वेरी करेगा अमोनिया के साथ, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया को डबल कर दें, इफ वी मेक इट 2 टाइम्स अमोनिया, तो 2 का स्क्वायर 4, रेट 4 टाइम्स बढ़ जाना चाहिए। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से तो पावर 2 ही आनी चाहिए ना स्टूडेंट्स। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली इस रेट लॉ को, इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई करा, तो पता चला डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। इस पावर को ऑर्डर भी बोलते हैं, अभी मैं आऊंगा उस कॉन्सेप्ट पे। आई टेल यू द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ऑर्डर, आई विल ऑल्सो टेल यू कि हाउ टू कैलकुलेट दिस ऑर्डर, बट एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग ये सजेस्ट करती है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कि रेट कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 2 पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि अमोनिया की पावर 0 पे डिपेंड करता है। तो फिर इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग आर इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ मास एक्शन गलत है, हमें जो 11th में पढ़ाया गया था वो गलत था? नहीं, देखिए 11th में आपको गलत कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया था, बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस स्टूडेंट्स,
यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द एक्सेप्शंस। ये याद रखिएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड तो है, एप्लीकेबल तो है, लेकिन यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन सब रिएक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं होती, ऑल्दो इट इज एप्लीकेबल ओवर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। ज्यादातर रिएक्शन में यही होता है कि जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वही पावर में जाते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस। कुछ रिएक्शन ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल नहीं होती, जिनमें कॉफिशिएंट्स कुछ और होते हैं और एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स सजेस्ट करती हैं कि पावर कुछ और आती है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन इज नॉट अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ, ऑल्दो इट इज एप्लीकेबल ओवर 80% ऑफ द रिएक्शन, लेकिन 20% रिएक्शन ऐसे भी हैं जो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो नहीं करते, उससे डिविएट कर जाती हैं। एंड आपको पता है मेन प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम विद अस इज दैट कि हमें नहीं पता कि वो 20% रिएक्शन कौन से हैं जो लॉ ऑफ मास एक्शन से डिविएट करते हैं। वी डोंट नो कि किन रिएक्शंस पे लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल होती है और किन पे नहीं होती। और क्योंकि हमें नहीं पता कि लॉ ऑफ मास एक्शन किस पे अप्लाई होगी और किस पे नहीं होगी, कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं और कौन से अप्रूव्ड केसेस हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता, इसलिए अनफॉर्चुनेटली हम लॉ ऑफ मास एक्शन किसी भी रिएक्शन पे नहीं लगाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी रिएक्शन को लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से कंसंट्रेशन के पावर में उसके कॉफिशिएंट्स लगा दिए और बाद में पता चला कि ये तो एक्सेप्शनल केस था, तो आपका तो ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा ना बच्चों। तो ये याद रखिएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन बेशक 80% ऑफ रिएक्शन पे एप्लीकेबल होता है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमें नहीं पता कि वो 80% रिएक्शन कौन से हैं जिन पे वो एप्लीकेबल होती है और वो 20% रिएक्शन कौन से हैं जिन पे एप्लीकेबल नहीं होती। इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड हम किसी भी रिएक्शन पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम इन पावर्स को हमेशा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम में इस तरह की एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी जाए, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, और आपसे बोला जाए कि बताइए इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, तो हम ये लिखेंगे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर P एंड B की पावर Q, where P and Q have to be experimentally verified, have to be experimentally verified they may or may not be equal to A or B। ठीक है, they may or may not be equal to A and B। ये याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी जाती है तो आप उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन का रेट एक्सप्रेशन लिखते वक्त जो कॉफिशिएंट्स हैं रिएक्टेंट के वो पावर में नहीं लगाएंगे। इनफैक्ट पावर में आप P और Q लगा देंगे, या आप ये कह लीजिए कि वो पावर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करी जाएंगी हमेशा, और वो पावर इन कॉफिशिएंट्स के बराबर आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती। 80% चांसेस है कि पावर हमारी एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स के बाद A और B के बराबर ही आ जाएंगी, लेकिन 20% चांसेस ये भी हैं कि हो सकता है कुछ नई वैल्यूज आ जाएं। सो दैट्स व्हाई ऑल्दो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, लेकिन हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं और हमें नहीं मालूम कि वो एक्सेप्शंस कौन से हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट का एग्जैक्ट वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ तो तभी पता चलेगा जब हमें हर कंसंट्रेशन की पावर पता लग जाए। और देखिए, पावर तो तभी पता चलेगी जब हम उसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे, पावर कॉफिशिएंट्स को देख के एनालाइज नहीं करेंगे। तो अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू एनालाइज दिस पावर्स, इन पावर की वैल्यू कैसे पता लगाई जाती है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये सिखाऊं कि ये पावर, ये एक्सपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच कंसंट्रेशन कैसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करे जाते हैं, उससे पहले आपको इस रेट एक्सप्रेशन से रिलेटेड 3 छोटी छोटी सी टर्म्स बता रहा हूं स्टूडेंट्स, उन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि अगर कोई रिएक्शन आपको दे रखा है A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स प्रोडक्ट, और आपसे कहा जाए इसका रेट एक्सप्रेशन लिखिए, तो हम लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर P एंड B की पावर Q। ये रेट एक्सप्रेशन है। इस रेट एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं अभी तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, एंड यू ऑल नो कि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू पुट अ कांस्टेंट, हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो हम यहां पे कांस्टेंट K लगा देते हैं। रेट इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर P एंड B की पावर Q,
और सेपरेटली हमें मालूम है कि ये जो P और Q हैं ये हमें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने हैं। अब देखिए इक्वल टू लगाने के बाद K और इक्वल टू लगाने के बाद ये जो पूरा रेट एक्सप्रेशन बन गया ना, इस रेट एक्सप्रेशन को बोलते हैं रेट लॉ। दिस होल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द रेट लॉ। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए रेट लॉ क्या होती है। क्या हम कह सकते हैं रेट लॉ इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट। रेट लॉ क्या है? रेट लॉ एक ऐसी रिलेशनशिप है जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन का एक रिलेशनशिप देता है। रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन है बेसिकली जो हमें रेट और कंसंट्रेशन की एक रिलेशनशिप देती है, जो हमें यह बताती है कि रेट कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो रेट लॉ क्लियर है? एक बार बच्चों मैं बोल रहा हूं, रेट लॉ की डेफिनेशन मेंशन कर लीजिए। रेट लॉ गिव्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन the rate of reaction and the concentration of all the reactants. Rate law gives us a relationship between the rate of reaction and the concentration of all the reactant. तो एक तो रेट लॉ की डेफिनेशन क्लियर है। दूसरा बच्चों ये याद रखो कि ये जो हमने कांस्टेंट K प्लेस करा इस रेट लॉ में, इस कांस्टेंट K को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, या समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि रेट कांस्टेंट अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है और एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। सो फॉर अ गिवन टेम्परेचर इट रिमेन्स स्पेसिफिक। ठीक है, अगर आप इसी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये के फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या फिर समटाइम्स वी आल्सो कॉल इट वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अब कई बार एग्जाम में रेट कांस्टेंट की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डिफाइन रेट कांस्टेंट। ये स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी रिएक्शन में किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने का तरीका, कोई भी एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है और उस एक्सप्रेशन में कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट को डिफाइन करने का एक बड़ा सिंपल सा लॉजिकल वे होता है कि इस कांस्टेंट के साथ वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें आप 1 मान लो, यूनिट कंसंट्रेशन में मान लो। तो अगर हम इन दोनों को 1 1 मान लें तो के अपने आप रेट के बराबर हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी। ठीक है, रेट कांस्टेंट लिख लीजिए स्टूडेंट्स, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी, मतलब यूनिट कंसंट्रेशन। अगर मैं मान लूं A की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, B की कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर लीटर है, तो फिर K अपने आप रेट के बराबर हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट भी एक तरह का रेट ही होता है, लेकिन रेट कांस्टेंट उस रिएक्शन का रेट होता है जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 मोल पर लीटर ले रखे होते हैं आपने। तो एक तो आपको ये पूरा एक्सप्रेशन समझ में आ गया, इसे रेट लॉ बोलते हैं। दूसरा आपको ये कांस्टेंट K समझ में आ गया, इसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तीसरा याद रखिएगा, ये जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड पावर पता लगाई है, जो भी हम पावर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे हर कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, इन पावर को ऑर्डर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे A का ऑर्डर P है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ A? P इज द ऑर्डर ऑफ A एंड Q इज द ऑर्डर ऑफ B। Q B का ऑर्डर है। तो पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? पूरे रिएक्शन का ऑर्डर है P प्लस Q। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को N से रिप्रेजेंट करा जाता है और N इस केस में है P प्लस Q। तो ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज द सम ऑफ ऑल द पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन अ रेट लॉ। ऑर्डर की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान दीजिए, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं डेफिनेशन दोबारा बोल रहा हूं। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन is the sum of all the powers to which the concentration terms are raised in a rate law। किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ में कंसंट्रेशन को जिन एक्सपोनेंट से, जिन पावर से रेज करा गया है, उन पावर का जो सम टोटल होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और क्या हम कह सकते हैं, दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे
कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि ए के रेस्पेक्ट में उसकी पावर पी और बी के रेस्पेक्ट में उसकी पावर क्यू, ये एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करा जाता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर हमारा अगला टॉपिक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ये, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं, जो तरीका हम यूज करते हैं, उस मेथड का नाम होता है इनिशियल रेट मेथड। देखिए बच्चों, मैं एग्जांपल देके तो समझाऊंगा ही, लेकिन पहले ओरली एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए। इनिशियल रेट मेथड में क्या करा जाता है, एक ही रिएक्शन को, मान लीजिए कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव सी, इस रिएक्शन की रेट लॉ होगी रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी एंड बी की पावर क्यू, और हमारा पर्पज है ये पी और क्यू पता लगाना। तो अगर हमें किसी भी रिएक्शन का ये ऑर्डर पता लगाना है, हर कंसेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में पावर पता लगानी है, तो इनिशियल रेट मेथड ये कहता है कि हमें इस रिएक्शन को 3 या 4 बार कैरी आउट करना पड़ेगा। हम इस रिएक्शन को सपोज 3 बार करते हैं। सबसे पहले हमने एक रिएक्शन करा, वी टुक सर्टेन कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, हमने ए की कुछ कंसेंट्रेशन ली, बी की कुछ कंसेंट्रेशन ली, एंड वी कैरिड आउट द रिएक्शन, और हमने रेट एनालाइज कर लिया। हमने ए की कंसेंट्रेशन ली कुछ, बी की कंसेंट्रेशन ली, और उन कंसेंट्रेशन के साथ क्या रेट आया हमने पहले वो पता लगा लिया। ये हमारा एक्सपेरिमेंट 1 हो गया। फिर हमने इसी रिएक्शन को दोबारा रिपीट करा। सेकेंड टाइम हमने ए या बी में से किसी एक चीज को चेंज कर दिया, एक को उतना ही रखते हैं, दूसरे की कंसेंट्रेशन चेंज कर देते हैं, और फिर हम रेट एस्टिमेट कर लेते हैं कि अब रेट क्या आ रहा है। फिर हमने तीसरी बार फिर रिएक्शन करा, तीसरी बार फिर हमने ए या बी में से किसी एक को चेंज कर दिया, एक को कांस्टेंट रखा, और एक बार फिर रेट डिटरमाइन कर लिया। तो आपको एक ही रिएक्शन को 3 बार करना है यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी, और हर केस में रेट एनालाइज कर लेना है। एंड लास्टली फ्रॉम दोज चेंजेस इन रेट यूजिंग डिफरेंट कंसेंट्रेशन, फ्रॉम द चेंजेस इन रेट यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन, आप कंपेयर करोगे वेरियस एक्सपेरिमेंटल डेटास को और पता लगा लोगे कि पी और क्यू क्या है। देखिए, हो सकता है काफी स्टूडेंट्स को ओरली ना समझ में आ रहा हो, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। सपोज कीजिए एक रिएक्शन है, ये मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं स्टूडेंट्स आपको। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एंड बोर्ड्स में काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जा चुका है। तो जो स्टूडेंट्स बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस रहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन है ए प्लस बी गिव सी। इस क्वेश्चन में आपको एक एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा है। एक्सपेरिमेंट, concentration of A, concentration of B and rate of reaction। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें, आपको बता रखा है कि इस रिएक्शन को हमने 3 बार कैरी आउट करा, एक्सपेरिमेंट 1, 2 एंड 3। सबसे पहले दे रखा है कि A की कंसेंट्रेशन मैंने 0.2 ली, B की कंसेंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर ली, और रेट हमने पता लगाया, रेट आया 5.07 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। फिर हमने इसी रिएक्शन को दोबारा करा, हमने ए की कंसेंट्रेशन को तो उतना ही रखा 0.2, बी की कंसेंट्रेशन को सपोज हमने ट्रिपल कर दिया 0.3, और हमने देखा रेट अब भी उतना ही रहा 5.07 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। फिर हमने इसी रिएक्शन को तीसरी बार करा, अब हमने दोनों को चेंज कर दिया, ए की कंसेंट्रेशन को सपोज डबल कर दिया 0.4, बी की कंसेंट्रेशन को हमने काफी कम कर दिया 0.05। नाउ वी एस्टिमेटेड द रेट, अब आया 1.43 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको नहीं कैलकुलेट करना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि एक रिएक्शन था जिसे हमने 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंटल डेटा पे कंसिडर करा। हमने जब पहली बार कैलकुलेट करा तो ए और बी की इतनी थी कंसेंट्रेशंस ली तो रेट इतना आया, ए और बी की इन कंसेंट्रेशंस के साथ रेट इतना आया, और ए और बी के इन कंसेंट्रेशन के साथ रेट इतना आया। और आपसे पूछा जाएगा यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंटल डेटा यू हैव टू कैलकुलेट द पावर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी।
ए और बी के ऑर्डर पता लगाइए, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर पता लगाइए। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, एंड दिस इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। बोर्ड्स के एग्जाम में ये 2 या 3 मार्क का एक न्यूमेरिकल आता है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस रिएक्शन की एक रेट लॉ बनाएंगे पी और क्यू की टर्म्स में। लेट द रेट लॉ इज, लेट द रेट लॉ इज rate is equal to K into concentration of A की पावर P and B की पावर Q। हमने P और Q की टर्म्स में एक रेट लॉ बना ली और हमारा पर्पस है कि P और Q की वैल्यू पता लगानी है। अब इस रेट लॉ में आप एक्सपेरिमेंट 2 का डेटा पुट करिए। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 रेट की जगह हम लिखेंगे 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के को के ही रहने देते हैं, ए की कंसंट्रेशन रखते हैं 0.2 की पावर पी और बी की 0.3 की पावर क्यू। ये एक्सपेरिमेंट 1 का एक डेटा आ गया। फिर एक्सपेरिमेंट 2 का, फिर हम क्या करेंगे, इसी रेट लॉ में एक्सपेरिमेंट 1 का डेटा पुट करते हैं, एक और एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, अब देखिए एक्सपेरिमेंट 1 में भी रेट तो यही था 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के। अब देखो ए की कंसंट्रेशन 0.2 की पावर पी और बी की कंसंट्रेशन 0.1 की पावर क्यू। तो हमने एक बार एक्सपेरिमेंट 2 का डेटा पुट करेगा इस रेट एक्सप्रेशन में, एक बार एक्सपेरिमेंट 1 का डेटा पुट करा रेट एक्सप्रेशन में। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों रेट एक्सप्रेशंस का रेशियो निकालेंगे। सपोज कीजिए वी डिवाइड दीज, तो देखिए ये साइड पूरी कैंसिल हो जाएगी, सेम है ऊपर नीचे 1, के से के कैंसिल हो गया, 0.2 की पावर पी से 0.2 की पावर पी कैंसिल हो गया और ये आ गया 3 की पावर क्यू। 0.3 अपॉन 0.1 विल बिकम 3 की पावर क्यू। सो हमारा इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया 3 की पावर क्यू इज इक्वल टू 1। तो इससे पता चला क्यू इज इक्वल टू 0। बिकॉज बच्चों ये याद रखिएगा जिन्हें याद नहीं है, एनी नंबर रेज टू पावर 0 बिकम्स 1। किसी भी नंबर की पावर 0 से रेज होती है तभी वो 1 के बराबर होता है, और अगर 3 की पावर क्यू 1 के बराबर आ रही है तो डेफिनेटली क्यू हैज टू बी 0। तो इस तरह से आपने देखा, हमने एक्सपेरिमेंट 2 और 1 का जो डेटा था उसका एक रेशियो निकाला, उन्हें कंपेयर करा और हमें एक ऑर्डर तो पता लग गया, क्यू की वैल्यू आ गई 0, यानी कि बी के रेस्पेक्ट में हमें ऑर्डर पता लग गया। अब जैसे हमने क्यू पता लगाया, एक्सपेरिमेंट 2 और 1 का डेटा लिया और उनका रेशियो निकाला, वैसे ही हम एक बार क्या करेंगे 3 और 2 का डेटा ले लेते हैं, उनका रेशियो निकाल लेते हैं। अब वो कर देखते हैं। देखिए बच्चों ये नोट कर लीजिए, मैं ये वैल्यूज इरेज कर देता हूं या इसे लिखा रहने देते हैं, ऊपर कर देता हूं। देखिए ध्यान से देखिए, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 3 का डेटा पुट करते हैं। देखिए रेट की जगह हम 1.43 इंटू 10⁻⁻4। बच्चों क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर डेसिमल को एक पॉइंट आगे ले जाएं तो ये हो जाता है 14.3 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के। कंसंट्रेशन ऑफ ए दे रखी है 0.4 की पावर पी और कंसंट्रेशन ऑफ बी है 0.05 की पावर क्यू। ये एक एक्सपेरिमेंट 3 का डेटा हो गया। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2, 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 की पावर पी। देखिए कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 2 में 0.2 थी और बी की कंसंट्रेशन 0.3 थी, तो 0.3 की पावर क्यू। अब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे बच्चों। अगेन देखिए के से के कैंसिल हो गया, 0.4 डिवाइड बाय 0.2 ये हो गया 2 की पावर p। एंड इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं ना कि q इज इक्वल टू 0 है, और अगर q इज इक्वल टू 0 है तो 0.05 की पावर 0, 0.3 की पावर 0, दिस ऑल बिकम्स 1। तो ये साइड खत्म ही हो जाएगी, बस ये बचेगा इक्वल टू, यहां पे भी हम 10 की पावर सेम कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा 14.3 डिवाइड बाय 5.07। ठीक है, अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए क्योंकि हमने सारा डेटा यूज कर लिया तो लेट अस इरेज दिस टेबल। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम इसे डिवाइड करेंगे। जब आप इसे डिवाइड करोगे ना
तो विल गेट समथिंग नियर अबाउट 2.82 इज इक्वल टू 2 की पावर p। हाँ, अब देखिए कई बार ये इस तरह का एक एक्सप्रेशन आ जाता है जहां पे आप डायरेक्टली ओरली देख के p की वैल्यू नहीं एस्टिमेट कर पा रहे। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर 2.82 इज इक्वल टू 2 की पावर p आ रहा है, p पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, विल टेक log ऑन बोथ साइड्स। log 2.82 इज इक्वल टू p log 2। ये तो आपको log की कैरेक्टरिस्टिक मालूम होगी कि पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है और बेस वैल्यू का log देखा जाता है। अब आई होप स्टूडेंट्स log देखना आता होगा, नहीं आता, कोई बात नहीं बच्चों, आज मैं अभी आपको log की वैल्यू बता देता हूं, लेकिन मैं एक वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा जिसमें log और एंटी log देखना सिखाऊंगा आपको, तो आपको log भी आ जाएगा। वैसे जिनको आता है उनको मालूम होगा, हमें log 2.82 देखना है तो 28 का 2 में देखना है। तो कम ऑन जल्दी जल्दी देख के बताइए, log निकालिए, अपनी एनसीईआरटी के पीछे दे रखा है, कहीं से भी log लाइए और देखिए log टेबल में, टेबल 1 में मिलेगा, log के 2 टेबल होते हैं, टेबल 1 में 28 की वैल्यू 2 वाले कॉलम में देखिए क्या दे रखी है। सो प्रोबेबली आपको दे रखी होगी 4502 के आसपास वैल्यू होगी, और यहां पे ये तो मेंटेसा होता है बच्चों, 28 का 2 में जो भी आप वैल्यू देखोगे वो मेंटेसा होगा। मेंटेसा से पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखिएगी 0 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल से पहले यहां पे एक ही डिजिट है, तो डेसिमल से पहले जितनी डिजिट्स होती हैं उसमें से एक कम करके कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। log 2.82 की वैल्यू ये है, इज इक्वल टू p log 2 की वैल्यू अगर आप देखोगे, देखो log 2 नहीं मिलेगा आपको log 2 देखना है तो log 2 को हम 2.000 लिखेंगे, 20 का 0 में देखना पड़ेगा, और जब आप 20 का 0 में देखेंगे तो आपको मिलेगा 0.3010। तो आप देखिए इससे हम p निकाल पाएंगे, p इज इक्वल टू 0.4502 डिवाइडेड बाय 0.3010। इसे सॉल्व करेंगे तो ये नियरली 1.5 के आसपास आ जाएगा। इन फ्रैक्शन फॉर्मेट दैट कैन बी रिटन एज 3/2। तो आपने देखा, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पावर जो हम हर कंसेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंट पता लगा रहे हैं वो 0 भी हो सकता है, दैट कैन बी एनी होल नंबर वैल्यू एंड दैट कैन बी इवन इन फ्रैक्शन, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल पावर भी हो सकती है। तो ये याद रखिएगा, हम ये ऑलरेडी पता लगा चुके थे q इज इक्वल टू 0, अब हमने p इज इक्वल टू 3/2 भी पता लगा लिया। तो फाइनली हम रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ a की पावर 3/2 एंड b की पावर 0। सो दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। हमसे पूछा गया था व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर इज द सम ऑफ ऑल द पावर 3/2 प्लस 0, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं 3/2। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो लॉ ऑफ मास एक्शन ने तो हमें बताया था कि कोफिशिएंट्स को डायरेक्टली देख के एनालाइज हो जाता है, वो हम लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ऑर्डर हम हमेशा इनिशियल रेट मेथड को यूज करके एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी बहुत बचा हुआ है, अभी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट खत्म नहीं हुआ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में अभी तो हमने बस इतना सीखा कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली रिलेटेड होता है, क्यों डायरेक्टली रिलेटेड होता है, और डायरेक्टली रिलेटेड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, कंसंट्रेशन को कितना बढ़ाने से रेट कितना बढ़ेगा, वो पावर जो होती है उस पावर को कैलकुलेट करना आज हमने सीखा। बट अभी इसमें और भी वेरिएशन समझनी है, बहुत कुछ समझना है कंसंट्रेशन वाले फैक्टर में। दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन स्टूडेंट्स। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।